आज का क्लास जो देख रहे हैं वह लैब टेस्ट का दूसरा सेशन है। आज हम लोग दूसरा सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का इस लैब सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आपके पास बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग जितना भी तैयारी किए हैं उसका प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। और इसी के लिए आप लोगों के लिए अंतिम प्रहार लेकर आए हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ें और क्लास को स्टार्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अंतिम प्रहार जो कि रवि रंजन सर के द्वारा देख रहे हैं। आप लोग अंत में हमें जरूर बताएंगे कि आज के इस टेस्ट सीरीज में कितना प्रश्न का उत्तर आपका सही हुआ है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या भी बहुत अधिक रहेंगे, इसलिए आप सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। तो आज का क्लास हम लोग देख रहे हैं, दूसरा क्लास देख रहे हैं लाइव टेस्ट सीरीज का। और सभी विद्यार्थी जानते हैं जिस चैनल पे आप लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वह MK लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अगर चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो कि MKLCC ग्रुप है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन रहेंगे वह साइंस से रहेंगे, साइंस में भौतिकी से रहेंगे अर्थात फिजिक्स से रहेंगे, और पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 प्रकाश का प्रवर्तन से रहने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ देखे थे, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आज लाइव टेस्ट सीरीज का दूसरा क्लास है। तो आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कल देख चुके थे, इसलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 से जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच प्रश्न है। कह रहा एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे और कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ आज के इस सेशन में जरूर अंत में बताएंगे। तो चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रयास करें। अंजलि कुमारी जी, जितने भी बच्चे जुड़ जाते हैं इस लाइव सेशन में सभी बच्चे का स्वागत है और अपना नाम लिखकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम समझ सके कितने बच्चे जुड़े हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बाबू 6 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे दर्पण की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है कितना वेग से, यहां v कितना है बाबू 3 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आपसे पूछे कि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा दर्पण में, तो याद रखेंगे जो वेग देगा उसका दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, अर्थात 2v हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2v हो जाएगा। और यहाँ v का मान है 3 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना 3 अर्थात 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब देते रहेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया बाबू ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे, बहुत ही जोरदार तरीके से क्लास चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, आप लोग जवाब जरूर देंगे, जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? संयुग्मी फोकस संभव है किसमें? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? सभी विद्यार्थी जवाब देने का प्रयास करेंगे। अर्चना कुमारी जी जुड़ के बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सही जवाब अर्चना कुमारी जी का, बिल्कुल जोरदार तैयारी के साथ जुड़ेंगे। सभी बच्चे इसी तरह से जोरदार तैयारी के साथ जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं इस लाइव सेशन में। संयुग्मी फोकस संभव है, क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे बाबू। अर्चना कुमारी, अंजलि कुमारी, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? केवल अवतल दर्पण में।
क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है, क्योंकि अब बहुत कम समय है, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आज की क्लास का। तीसरा प्रश्न है, कह रहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और अर्चना कुमार जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, सभी बच्चे जवाब देंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो क्या होगी वक्रता त्रिज्या? सभी बच्चे जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है बाबू? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव में होती है 20 सेंटीमीटर आपको दिया है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी का दुगना। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होगा, इसलिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए, अंजलि कुमारी, अर्चना कुमारी और शुभम कुमार, जितने बच्चे जुड़े हुए सभी बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी बाबू? दुगना हो जाएगी। फोकस दूरी की दुगना होती है वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, साइंस से आप लोग के बीच लेकर आए हैं लाइव टेस्ट सीरीज, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कैसा होगा? तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको क्वेश्चन का थ्योरी समझना होगा। आप समझ सकते हैं बाबू, अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा, बराबर, सीधा, उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, किंतु उत्तल दर्पण में केवल सीधा बनते हैं और छोटा बनते हैं। यहां पर कह रहा है नजदीक रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, किंतु दूर रखने पर उल्टा बन रहा है। अर्थात कौन सा दर्पण होगा? आपको इतना हिंट दिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बिल्कुल सही जवाब है बाबू। आप सभी बच्चे जानते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अर्थात दर्पण से बहुत दूर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। और यदि हम अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष के पर जो बिंदु रहते हैं, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और ध्रुव, तो अगर अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम वस्तु रखते हैं तो क्या बनता है बाबू? इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा। अर्थात दर्पण के नजदीक रखने पर इसका प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया अर्चना कुमारी जी, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर दे दीजिए 23, 24 जो भी हो और उसका ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल सही प्रयास आप लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, अर्चना कुमारी जी का बेहतर परफॉर्मेंस है इस लाइव सेशन में। बहुत बढ़िया प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। सभी बच्चे बताएंगे, आप दर्पण के सामने कहीं भी खड़ी हो जा रहे हैं, आप किस दर्पण में कहीं भी खड़ी रहते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। जवाब देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बढ़िया अंजलि कुमारी जी, अर्चना कुमारी जी बेहतर प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, तो सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर है, तो आप जानते हैं बाबू अवतल दर्पण में आप दूरी चेंज करते हैं तो उसका प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है तो कभी उल्टा बनता है। मगर आप उत्तल दर्पण में कहीं भी स्थित हो,
आप उत्तल दर्पण में कहीं भी खड़ी हो, चाहे समतल दर्पण में कहीं भी खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुत बढ़िया, अर्चना कुमारी, अंजलि कुमारी इसी तरह से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। देखिए बाबू, उसी से संबंधित क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा चेंज है। चलिए, अर्चना कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा नाम निशा है। बहुत बढ़िया बाबू निशा जी, आप जिस आईडी से जुड़ते हैं उसी से हमें पता चलता है कि कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं निशा जी, स्वागत है एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज चलेगा, इसलिए आप सभी अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर ले, जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा। तो आप जानते हैं बाबू, समतल दर्पण में भी कहीं भी रखते हैं तो सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी कहीं भी रखते हैं तो सीधा बनता है, मगर उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर छोटा ही कह रहा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, बहुत बढ़िया। अगर बाबू, अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी बच्चे एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर आज पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आप लोगों के लिए लाया जाए इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अंगूठा का निशान पर क्लिक करके लाइक जरूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही निशा जी का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, अर्थात उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बाबू? सभी बच्चे बताएंगे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो बच्चे रट रहेंगे उनसे नहीं बनेगा बाबू। अगर आप क्लास में कहीं भी पढ़ते हो, आप इसे फिगर के माध्यम से, डायग्राम से पढ़े हैं तो बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 जगह पर रखते हैं। अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग अनंत पर वस्तु को रखते हैं, उसके बाद अनंत और सी के बीच रखते हैं, उसके बाद सी पर रखते हैं, उसके बाद सी और एफ के बीच, और फिर एफ पर, और लास्ट में छठा नंबर एफ और पी के बीच। मगर उत्तल दर्पण में केवल और केवल 2 जगह हम लोग वस्तु रखते हैं। एक हो जाता है अनंत पर और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सही जवाब है। निशा जी का बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सी। बेहतर प्रयास करें, बहुत बढ़िया आपका प्रदर्शन है इस लाइव सेशन में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है बाबू? अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, या परावर्तित या अपवर्तित करे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी लेकर आए हैं सभी के सभी है, इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करे? अवशोषित करे, परावर्तित करे, अपवर्तित करे, या परावर्तित या अपवर्तित करे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सेशन में हम लोग एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, और आज का क्लास दूसरा क्लास चल रहा है बाबू। लाइव टेस्ट सीरीज का दूसरा क्लास है, इसलिए आप लोग डेली प्रतिदिन लाइव टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होए और अपना
परफॉर्मेंस चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका प्रश्न का उत्तर कितना सही हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 28 का राइट आंसर होगा बाबू, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तो तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश परावर्तित हो। अगर अपवर्तित हो जाएगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे आप देखते हैं कांच, कांच अगर उजला प्लास्टिक रहे तो उससे अगर प्रकाश पार हो जा रहा था तो अपवर्तित हो जा रहा था, तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। हम वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश का परावर्तन हो, अर्थात परावर्तित करे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया प्रयास करें। बिल्कुल अंजलि कुमारी जी क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब दीजिए। आप पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करें अपने सेशन को। आप पीछे चल रहे हैं, रिफ्रेश करें और क्लास के साथ साथ बने रहे और जवाब दें। अंजलि कुमारी जी बहुत बढ़िया प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सभी बच्चे जवाब देंगे। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बाबू। अंगूठा का निशान होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे क्लास को। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में क्या बाबू वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा सीधा बनता है। इसलिए बाबू यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस में नहीं बनेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जोरदार तरीके से मेहनत करिए और इसी तरह से जवाब देते रहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब सभी का आना चाहिए बाबू। आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं इस प्रश्न का जवाब देंगे। अवतल दर्पण के फोकस दूरी से चली किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? तो अगर आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण रहे, अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर रहे, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और इसी का उल्टा आप जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती किरण है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। और इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ए होगा। सभी बच्चे जवाब इसी तरह से देंगे। बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं अर्चना कुमारी, अंजलि कुमारी जी, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका तैयारी कैसी चल रही है, आप अगर जवाब देंगे इससे ही पता चलेगा कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। और सभी बच्चे जैसा कि जानते हैं, आप सभी बच्चे MK लबोरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं और इस पे लाइव सेशन देख रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आप तक नोटिफिकेशन स्किप। ध्यान से पढ़ें और आप लोगों का साथ हम एग्जामिनेशन तक देंगे, एग्जामिनेशन टाइम तक देंगे, एग्जाम टाइम तक देंगे। इसलिए सभी बच्चे डेली लाइव सेशन से जरूर जुड़ेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग के बीच है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को उतार सकते हैं पर्दे पर? तो बाबू सभी बच्चे जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और समतल प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब करा बाबू, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। इसलिए आप जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन बी नहीं हो जाएगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे।
निशा कुमारी, अंजलि कुमार जी जवाब देते रहिए। बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा आप क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। जो लाल कलर में आपका लाइन चल रही होगी, पट्टी चल रही होगी, उसको लास्ट में कर दें, क्योंकि आप लोग पीछे चल रहे हैं। आप हमसे पीछे चल रहे हैं, इसलिए आप लोग जवाब बाद में दे रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो लाल कलर के पट्टी दिखाई दे रहा होगा उसको लास्ट तक कर दें। थोड़ा सा उस पर डबल क्लिक करके आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लें, ताकि हमारे साथ आप साथ साथ जुड़ सके और जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 32 का प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। परावर्तन कोण क्या होगा बताइए। किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये मान लीजिए कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और इस पे क्या हो रहा है बाबू? इस पे कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाकर टकराती है। तो यहाँ पर जो 60 डिग्री दिया है बाबू, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो सभी बच्चे जानते हैं अभिलंब और सतह जो है उस पे अभिलंब जब हो गया तो 90 डिग्री हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को ही तो आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर आपको आपतन कोण नहीं दिया, सतह पर के कोण दिया। क्या दिया बाबू? सतह पर के कोण दिया, ये कोण दिया है। तो ये कोण दिया है कितना? 60 दिया है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ये दोनों मिलाकर 90 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे परावर्तन कोण पूछा है, क्या पूछा है? परावर्तन कोण पूछा है, अर्थात ये कोण पूछा है। तो जब ये 30 हो गया तो ये कितना होगा? 30 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बी, 30 डिग्री। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपको हम बार बार जब भी क्वेश्चन आता है तो हम समझाते हुए चलते हैं, ताकि जो बच्चे का कॉन्सेप्ट में कमी है वे इस कॉन्सेप्ट के द्वारा अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बना सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा है बाबू, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए, और थोड़ा सा साथ में बने रहेंगे। वीडियो को लास्ट में कर दें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। जिस प्रश्न में हम चले उसी प्रश्न का जवाब आप दें। आप लोग पीछे चले, आप लोग का नेटवर्क थोड़ा सा खराब चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है, इसी कारण से आपका वीडियो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो इसलिए आप लोग साथ बने रहे और जवाब देते रहे। चलिए, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपको बार बार हम समझा रहे हैं, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू? काल्पनिक होता है। और काल्पनिक को तो ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक को ही तो आभासी कहते हैं बाबू। तो बताइए, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिल्कुल सही जवाब है आभासी। आभासी बनेगा अर्थात काल्पनिक। आभासी को ही तो काल्पनिक कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रदीप कुमार जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। और बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। और समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदीप जी का स्वागत है एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए एमके लवर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। आप लोग अपने तैयारी को जांचें कि कितना तैयारी आप लोग का अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चन कर ले, आप जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जितना हो सके क्वेश्चन बनाएं। तो इसलिए टेस्ट के माध्यम से आप लोग लाइव टेस्ट से जुड़े और जवाब दें। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी अर्थात काल्पनिक। तो बताइए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले इसी क्लास में आप लोग को समझाया है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और क्या होगा? सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 का
राइट आंसर ऑप्शन डी होगा बाबू, ऑप्शन डी। और अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। काफी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है बाबू तो वीडियो को लाइक करें। हम इसी के माध्यम से जानते हैं कि आप लोगों को क्लास करने में अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए यह क्लास फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए बाबू, निशा कुमारी जी, अंजलि कुमारी जी, प्रदीप कुमार जी, सभी बच्चे इसी तरह से बने रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है क्लास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में लेकर आ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 35 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? आप सभी बच्चे जानते हैं, बताइए। जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप लोग के क्लास में, तो सभी बच्चे उस कॉन्सेप्ट को याद करके इस प्रश्न का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप सभी बच्चे जानते हैं, न ही समतल में, न ही उत्तल में, न ही समतल में, न ही उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं कि केवल और केवल अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबू, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आप लोग इस सेशन में प्रयास कर रहे हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, जितने भी आपके आसपास इस वर्ष 2024 में मैट्रिक एग्जाम देंगे, उन पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भला हो सके, उनका तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए जितना हो सके अपना तैयारी को बढ़ा लें, अपने तैयारी को बेहतर कर लें। इसलिए बाबू आप लोग लैब टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े और अपने तैयारी को जांचें। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच है। अंजलि कुमारी जी, निशा जी, प्रदीप कुमार जी, सभी बच्चे और भी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। काफी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार जी, अर्चना कुमारी अर्थात निशा जी, अंजलि कुमारी, सभी बच्चे आज के सेशन में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें से सभी गलत है। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रयास करें। बिल्कुल सही जवाब है हमेशा सीधा होता है बाबू, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है क्वेश्चन नंबर 37। सभी बच्चे जवाब देंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखें? उसी प्रश्न को, जो प्रश्न अभी देखे बाबू, उसी प्रश्न को भाषा चेंज कर दिया। आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न को, कोई बात नहीं बाबू, प्रदीप जी भूल गए, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा बाबू, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जो क्लास 10th में पढ़ना है वही 12th में भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं। जैसे ये आपका लाइट सेक्शन में 12th में भी आ जाएंगे, तो ये सभी प्रश्न आपको 12th में भी पूछ सकते हैं। क्योंकि यही टॉपिक 12th में भी रिपीट होते हैं। जो 10th में पढ़ते हैं वो 12th में जाके रिपीट होते हैं। तो सभी बच्चे आप लोग जवाब देंगे और अपने तैयारी की लेवल जांच सकते हैं। तो अवतल दर्पण में आवर्धित अर्थात बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो अभी पता है अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। यही तो आपसे कह रहा है। तो कहाँ रखेंगे बाबू? ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है फोकस के अंदर, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच। तो कह सकते हैं फोकस के अंदर, फोकस के अंदर कह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है 37 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देख सकते हैं बाबू ऑप्शन भी किस तरह से दिया जा रहा है, इसलिए आपको सभी तरह के हम क्वेश्चन और आंसर से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप अगर पहले ही क्वेश्चन से
रूबरू होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें और लाइव सेशन में जवाब देते रहें, गलती से नहीं डरे। गलती होगा इससे आप सुधार सकते हैं अगली बार, पर बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाएगा तो आप उसे सुधार नहीं सकते, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके तैयारी को बेहतर बनाएं, जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं आवर्धन क्षमता जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहीं पर इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट है बाबू, कह रहा एक गोलीय दर्पण, आपसे नहीं बोल रहा है कि अवतल है या उत्तल है, गोलीय अर्थात अवतल भी हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। तो कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब माइनस, और माइनस कब होता है? जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बाबू? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए साफ साफ जवाब, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बिल्कुल ए है, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग प्रयास करें उल्टा, क्योंकि आवर्धन क्षमता माइनस तभी होगा जब प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तभी इसका जो आवर्धन होगा माइनस होगा। बिल्कुल सही जवाब प्रदीप कुमार जी का, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच है बाबू, और आज के सेशन में जितना हो सके साइंस में भौतिकी फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश के प्रवर्तन से जितना हो सके, आज का क्लास दूसरा क्लास चल रहा, एक क्लास कल चले थे, कल कुछ कम बच्चे जुड़े थे इसलिए हम 20 क्वेश्चन ही करवाए थे। आज की क्लास में 20 से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे एक बार जरूर जुड़ जाएंगे और उसको देख लेंगे। तो वो साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है बाबू? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पर विचार करेंगे, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देंगे, जल्दीबाजी में जवाब नहीं देंगे बाबू। यहाँ पर 39 का जवाब देंगे सभी बच्चे। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाबू आप सभी बच्चे जानते हैं साइड मिरर का उपयोग होता है किसके द्वारा बाबू? उत्तल दर्पण द्वारा होता है। उत्तल साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना कि लेंस। तो यहाँ पर लेंस नहीं है, लेंस देखिए बाबू लेंस है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण नहीं है, यहाँ पर दर्पण नहीं, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शन पर ध्यान देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़ेंगे। आपसे गलती करवाने के लिए ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। लेंस का नहीं बाबू, लेंस का नहीं करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दर्पण कहीं भी नहीं है। आपके ऑप्शन में उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परावलयिक दर्पण का? सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया निशा जी, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं इस लाइव सेशन में, तो जवाब दीजिए। इसी तरह से बने रहें क्लास में और जवाब देते रहें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार अवतल दर्पण का किया जाता है। और जो बच्चे हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वे बच्चे लाइव चैट में ऊपर में एक लिंक को पिन किया गया है, लिंक को दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल PDF क्वेश्चन
जो है बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया है वो सभी आपको मिल जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। कल के भी क्लास में ऐसा प्रश्न हम लोग देखे थे। सर्च लाइट, टॉर्च हो गया, ENT विशेषज्ञ हो गया, ये सभी का जो क्वेश्चन रहते हैं इसी से संबंधित एक ही क्वेश्चन को भाषा में परिवर्तन करके पूछा जाता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है बाबू? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या उत्तल और अवतल होता है? सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्च लाइट, खोजने वाला। तो सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सभी में किस दर्पण का प्रयोग किया था? अवतल दर्पण का। इसलिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रयास करें सभी बच्चे, जवाब देंगे। चलिए बाबू, निशा जी कह रहे कोचिंग कहाँ है बाबू? कोचिंग मसौढ़ी पटना में आपको बैनर लगा हुआ है बाबू। आपको इस क्लास में जो हम PDF दिए हैं उसमें आपको बैनर कोचिंग का लगा हुआ है, उसमें बढ़ई टोला मसौढ़ी पटना लिखा हुआ है। आप हमारे कोचिंग का जो ऑफिशियल ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और ऑफिशियल मॉडल पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए हो सकता है, जितना हो सकता है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर बताएं और रात्रि 8 बजे से इस सेशन में जरूर जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 42। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब देंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं प्रदीप जी। चलिए अंजलि कुमारी, निशा जी, सभी बच्चे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और जवाब देते रहेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास करें। 42 का राइट आंसर, 42 का बिल्कुल बाबू, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं शंभू जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है शंभू जी। MK लवरेंस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MK LCC ग्रुप पर स्वागत है। तो हम लोग प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट से जुड़ रहे हैं। आप तैयारी कितना भी कर रहे हैं, आप जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी, सफल नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें लाइव टेस्ट के माध्यम से और अंत में बताएं आज के सेशन में आपका प्रश्न कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे हम लोग, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। चलिए बाबू, जितने बच्चे वो लाइव चैट से जरूर जुड़ेंगे और जवाब देंगे। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ध्वनि तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, पराबैंगनी तरंग का उदाहरण है या पराश्रव्य तरंग का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। आप लोगों को क्लास में भी बताया गया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। क्या बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही जवाब प्रदीप जी, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपके क्लास में बार बार कितना बार हो गया होगा हम इस बात को बोल रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? सीधा होता है। शंभू विराट जी बिल्कुल 43 का राइट आंसर बी है बाबू। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है काफी बच्चों का। आपको हम बार बार बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करते रहे सभी बच्चे और जवाब देते रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अभी बताए बाबू, आवर्धन अर्थात आवर्धन क्षमता आपसे पूछ रहा है और आवर्धन क्षमता जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगा ऊपर रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई रहेगा उसको नीचे रखेंगे और इस प्रकार से हम लोग आवर्धन निकालते हैं। और आप बताइए कि किस समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। आप जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब है जो वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होंगे। जब ऊपर नीचे दोनों बराबर होंगे तो कटकर एक आएगा। और आप जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए सीधा के लिए धनात्मक हो जाएगा, बराबर के लिए 1 हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन देख सकते हैं सी, 1 के बराबर अर्थात ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी अपने पुराने अंदाज में वापस लौट आए हैं और बिल्कुल सही जवाब देना शुरू कर दे। बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस है, इसी तरह से बने रहिए और अपने दोस्तों पर जो भी बच्चे इस वर्ष मैट्रिक का एग्जाम देंगे उन पे जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं कि एमके लोबरेस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और शंभू विराट जी का बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे और डेली लाइव सेशन से जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत किरणें गिरती है, लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होगी? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें, परावर्तक सतह पर लंबवत गिर रही किरण बाबू, तो फोकस पर क्या होगा? अभिसरित होगा या अपसरित होगा या समांतर हो जाती है या अपसरित हो तो लगती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? अपसारित होने लगती है, ठीक है, अपसारित होने लगती है। यहां पर देखिए ऑप्शन ए अभिसारित होती है, ऑप्शन बी है अपसारित होती है और ऑप्शन सी समांतर हो जाती है, मगर ऑप्शन डी है अपसारित होने लगती है। वह तो नहीं है, होने लगती है, अपसारित होने लगती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होगा? अपसारित हो जाएगा बाबू, अपसारित होने लगता है, ठीक है, होती नहीं, होने लगता है और होती है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, क्या गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है या नहीं होता है? आप बताइए। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए है नहीं होता है, ऑप्शन बी है होता है, ऑप्शन सी है दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है और ऑप्शन डी है यहाँ विशिष्ट परिवर्तन होता है। गोलीय दर्पण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देंगे सभी बच्चे। चलिए बाबू बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं गोलीय दर्पण में परिवर्तन का नियम पालन होता है, गोलीय दर्पण में परिवर्तन का नियम क्या होता है? पालन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों में परिवर्तन का नियम पालन होता है और लेंस में अपवर्तन का नियम होता है, ठीक है। तो दर्पण में तो परिवर्तन का ही नियम लगता है बाबू, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, गोलीय दर्पण में दूरियां को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? आपको जब क्लास में बताया गया था बाबू, क्लास में एक टॉपिक बताया गया था प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में, आपको बताया गया था चिन्ह परिपाटी। उसमें आपको बताया गया था कि दर्पण में सभी दूरी को ध्रुव से मापते हैं, ठीक है, ध्रुव से ही मापते हैं। और वही प्रश्न को पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण में दूरियां को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं बाबू? किसके सापेक्ष मापते हैं? बिल्कुल सही जवाब है ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। शंभू विराट जी, अंजलि कुमारी, प्रदीप जी, निशा जी बिल्कुल बेहतर प्रयास कर रहे इस लाइव सेशन में, इस जवाब देते रहेंगे और अंत में जरूर बताएंगे कि आज के क्लास में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। और सभी बच्चे एक बार हमें जरूर बताएं क्लास कैसा लग रहा है बाबू, आप लोगों के बीच क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसा क्लास करने में लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्लास? अगर अच्छा लग रहा है तो यस लिखेंगे सभी बच्चे, आपको क्लास करने में कैसा लग रहा है आप लोग जरूर हमें बताएं चैट के माध्यम से। और जितने बच्चे जुड़े हुए जवाब जरूर देंगे और जो बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है क्वेश्चन नंबर 59, कर आनंद पर इसी वस्तु किसी बीम का, कल ही बताया था बाबू बीम किसको कहते हैं? वस्तु को, और उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु को कभी कभी बीम भी कहते हैं, ठीक है। तो अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु को, अभी साइंस का चल रहा है बाबू प्रदीप जी, साइंस का चल रहा है, साइंस का फिर सभी विषय का होगा। काफी बच्चे अभी नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि एमके लोबरेस कोचिंग सेंटर पर रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें बताएं, इस वीडियो को उन पे जरूर शेयर करें
और रात्रि 8 बजे से जुड़ने के लिए कहे। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 रणधीर गुप्ता जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लेट से जुड़े रणधीर जी। चलिए बाबू जवाब देंगे। अनंत पर स्थिर किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बहुत छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है अर्थात 0 के बराबर उसको मान सकते हैं। और तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं बाबू। तो यहाँ पर कह रहा है आवर्धन क्या होगा? तो मान लीजिए कि प्रतिबिंब बहुत छोटा न के बराबर है, अनंत का फोकस पर बन रहा है बहुत छोटा 0 के बराबर, और प्रतिबिंब कुछ न वस्तु कुछ न कुछ उसकी ऊंचाई है क्योंकि अनंत पर है बाबू। ठीक है, तो 0 बटा अगर कुछ भी रखते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। इसलिए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। अनंत पर के वस्तु का जो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है उसका आवर्धन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 0 होगा। m बराबर 0 होगा। आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं। इस लाइव सेशन में एमके लवरेंस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके एलसीसी ग्रुप पर प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग लाइव टेस्ट से जरूर जुड़े और अपने लेवल की जांचें कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हो रहा है। इसलिए बाबू आप लोग डेली लाइव सेशन से जरूर जुड़ेंगे क्योंकि आप क्वेश्चन का जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका तैयारी सफल नहीं हो सकता है बाबू। इसलिए सफल बनाने के लिए आप जितना हो सके क्वेश्चन को तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है अर्थात साइड मिरर की चर्चा कर रहा है बाबू। साइड मिरर की चर्चा कर रहा है। अभी आप लोगों को बताया कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं रणधीर जी। क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब देंगे। चलिए अंजलि जी, निशा जी, प्रदीप जी, शंभू, विराट जी, सभी बच्चे बेहतर प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी अर्थात काल्पनिक सीधा और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु अर्थात बिंब की स्थिति होगी। पता है अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इस प्रश्न को आप देखे 2-3 बार देखे बाबू। इस टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। और सीधा क्या बनता है बाबू? काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यही तो पूछ रहा है बाबू। तो कहाँ हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे और जवाब देते रहे और प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव सेशन से जरूर जुड़ेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है आप लोग के सामने। एक अवतल दर्पण में वस्तु अर्थात बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग को क्लास में बताएं बाबू। यहाँ का रहा वस्तु, वस्तु कहाँ है? वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच है, फोकस और ध्रुव के बीच है, एफ और पी के बीच है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको बताया प्रतिबिंब के लिए क्या करें? फोकस का उल्टा क्या होता है बाबू? फोकस पर के अनंत होता है। फोकस का क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत और ध्रुव का ध्रुव हो जाएगा तो अनंत और पी के बीच अर्थात अनंत और ध्रुव के बीच होगा। इसका प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के बीच बनेगा। मगर यहाँ पर कह रहा है बाबू सॉरी फोकस और ध्रुव की, सॉरी फोकस और ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव बाबू तो आपको यही तो प्रश्न बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के जब ध्रुव आ जाएगा, ध्रुव और फोकस है बाबू तो ध्रुव है मतलब दर्पण के बहुत ही नजदीक है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनता है जो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही तो पूछ रहा है कि वस्तु अब दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा क्या होगा? प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा बाबू? काल्पनिक और बड़ा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, काल्पनिक को ही तो आभासी कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। शंभू जी, रणधीर गुप्ता जी, अंजलि कुमार जी, निशा जी, बिल्कुल बेहतर प्रयास करते हैं आप लोग।
जवाब देंगे और गलत हो जाता है इससे नहीं टेंशन लेंगे बाबू। यही तो मौका है आपका। अगर गलती होती है तो इसको सुधार सकते हैं, मगर यही सोचिए अगर आप यह चीज को एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं और गलती करके आते हैं तो क्या आपको सुधारने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। गलती होता है उस क्वेश्चन को ध्यान रखें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो रहा है और उसको याद कर ले। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे बाबू। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, आपको हमारे इस चैनल पर ही आपको सब्जेक्टिव अर्थात मैथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के, वो सभी का लगभग 10 क्लास लिया गया था। आपको क्लासरूम का लाइव सेशन किया हुआ है, आप लोग उस क्लास से जुड़ सकते हैं, इस प्ले लिस्ट में जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास 2024 प्ले लिस्ट होगा, उसमें आप क्लिक करके आप क्लास से जुड़ सकते हैं, गणित के क्लास को देख सकते हैं और अपने तैयारी को मैथ में भी बेहतर बना सकते हैं। जितने भी त्रिकोणमिति के जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उस सभी क्वेश्चन का पूर्ण विश्लेषण के साथ बताया गया है। इसलिए जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं वो बच्चे उस क्लास को जरूर देख लेंगे, जो बच्चे ने नहीं देखा है। चलिए 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आपको बताए फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। 53 का क्या हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अभी तो बताए बाबू, फोकस पर कहां, फोकस पर कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? आप जानते हैं बाबू किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो कहता है किसके द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब देंगे सभी बच्चे 55 का जवाब देंगे। किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? बिल्कुल सही जवाब है, अवतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है, मिल सकता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। और सभी बच्चे जिस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं जवाब जरूर देंगे बाबू, गलत होगा इससे नहीं डरेंगे, गलती होगा आप उस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और अगली बार उसको सही करेंगे। चलिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? आप जानते हैं बाबू काल्पनिक और छोटा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को ही तो आभासी कहते हैं, मगर अवतल दर्पण में जो काल्पनिक बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पर काल्पनिक छोटा कह रहा है, तो इसलिए किस दर्पण में होगा बाबू? किस दर्पण में होगा? 56 का जवाब देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। वाह, बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और क्या बनता है बाबू? काल्पनिक और छोटा बनता है, काल्पनिक और छोटा बनता है, इसलिए 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बताइए, आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? सभी बच्चे ध्यान से देखें और जवाब देंगे। किसके द्वारा बाबू? 57 का जवाब देंगे सभी बच्चे, 57 का जवाब देंगे सभी बच्चे। किसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो जानते हैं बाबू, अवतल दर्पण द्वारा भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, उत्तल दर्पण भी द्वारा और समतल दर्पण द्वारा भी। तो आपके ऑप्शन में करा केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, तीनों प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तीनों प्रकार के दर्पणों से हम क्या आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है बाबू, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। आप लोग लगभग 58 प्रश्न देखें प्रथम अध्याय से, साइंस के फिजिक्स के प्रथम अध्याय प्रकाश के प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से 58 प्रश्न देखे। जो भी बच्चे कल के क्लास में नहीं जुड़े थे वे एक बार पुनः इस क्लास को देख लेंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना लेंगे। लेसन 1 प्रकाश के प्रवर्तन से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो
परावर्तन का कोण होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, अभिलंब। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ का रहा परावर्तन कोण, तो बताइए परावर्तन कोण होगा क्या होगा बाबू? तो कहता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच, अर्थात वही तो कह रहा बाबू, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बाबू आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग इसी तरह से डेली लाइव सेशन से जुड़ेंगे रात्रि 8 बजे से, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वे जरूर जुड़े, उन पे शेयर करें कि एमकेएल लर्नर्स कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमकेएल सीसी ग्रुप पर प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे से लाइव टेस्ट सीरीज का किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जरूर जुड़े, आप लोग जरूर जुड़े। और आज का क्लास करने में आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर